नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा। नई उम्मीदें और नए सपने लेकर हम हाजिर हैं इस बिल्कुल पावर पैक्ड शो में, जो कि हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम है, जहां हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी हुई। मैं हूं आंचल, मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात। सुप्रभात आंचल। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज जो मुख्य घटनाक्रम होने वाले हैं उस पर हम नजर डालने वाले हैं। साथ ही साथ इस पर विस्तार से आपको जानकारी भी देने वाले हैं, कैसे भारत अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, इस पर बात होगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो नेपाल की स्थिति इस समय क्या है, इस पर भी हमारी नजर बने रहेगी। साथ ही साथ खेल की खबरों पर नजर डालेंगे, जानेंगे कि टेक टॉक में क्या हो रहा है, और इसके साथ साथ बात होगी आपकी सेहत की भी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। नेपाल में प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद भी नहीं थमी हिंसा। संसद समेत कई इमारतें फूकी गईं। आर्मी चीफ ने की अपील, हिंसा छोड़ बातचीत करे प्रदर्शनकारी। जेन जी की बड़ी बैठक आज। पड़ोसी देश नेपाल के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई चिंता, कहा नेपाल में स्थिरता भारत के लिए जरूरी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में चौकसी बढ़ी। कतर ने दोहा पर हुए हमले को बताया कायराना, कहा गाजा में मध्यस्थ की भूमिका निभाना रखेगा जारी। दोहा हमले की दुनिया भर में निंदा। सुरक्षा परिषद ने आज बुलाई आपात बैठक। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई देने वालों का लगा तांता। प्रधानमंत्री ने की मुलाकात, एनडीए कैंडिडेट्स के पक्ष में 15 सांसदों ने की क्रॉस वोटिंग। और खेल की खबरों में एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में आज भारत करेगा अपने अभियान की शुरुआत। पहले मैच में मेजबान यूएई से होगी भिड़ंत। और अब खबरों को विस्तार से जानते हैं आंचल, और सबसे पहले बहुत ही अहम खबर पर हम रुक कर लेते हैं, वो है भारत अमेरिका संबंधों से जुड़ी हुई। आंचल बिल्कुल, तो बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पर भारत अमेरिका संबंधों पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो बात करने वाले हैं। और उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि उनका प्रशासन दोनों देशों के बीच, खास तौर पर जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं, व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए भारत के साथ बातचीत जारी रखेगा। ये बड़ी बात जो ट्रंप प्रशासन की ओर से की गई है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट साझा करते हुए ट्रंप ने लिखा कि मुझे ये घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं, और मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। तो दोनों देशों की तरफ से साझेदारी कायम है। ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने भी बेहद ही सकारात्मक तरीके से ट्रंप की इस पोस्ट का जवाब दिया है। कहा है हमारी व्यापार वार्ताएं साझेदारी की तरफ बढ़ रही हैं, मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए भी उत्सुक हूँ। तो जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि मैं आगे बातचीत करना चाहता हूँ, वहीं भारत ने भी अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए कहा है कि मैं भी आने वाले समय में बातचीत करूंगा। तो दोनों के बीच जो व्यापार वार्ता है उसको आगे बढ़ते हुए यहां नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्रंप बात करने वाले हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी आशा जताई है कि दोनों देश बात करेंगे। और आइए देखते हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। और उससे पहले आपको ये बताएं कि जो एक प्रतिनिधि मंडल है अमेरिका का, वो 15 तारीख के बाद भारत आने वाला है, और ऐसे में किस तरह से ये बात होगी, और खास तौर पर जिस ट्रेड डील पर दुनिया भर की निगाहें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को ये समझ गया कि इस तरह से जो आवेश में लिए हुए फैसले हैं उससे भारत दबने वाला नहीं है। और भारत ने साफ कई ऐसे मंचों पर कहा कि आपदा में अवसर के साथ हमें अपने घरेलू फ्रंट को मजबूत करना जरूरी है। और ट्रंप के इस ताजा रुख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। अमेरिकी राष्ट्रपति के पोस्ट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र हैं, स्वाभाविक साझेदार हैं। उन्हें विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ताएं भारत अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी, और हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द
पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक हूं। दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। तो पहला ट्वीट गया ट्रंप साहब द्वारा, उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसका बड़ा सकारात्मक जवाब दिया। दोनों को सकारात्मक तौर पर देश हित, राष्ट्र हित से जुड़े हुए साझेदार बताया और दोनों ही दो देशों की जो टीम्स हैं खासतौर पर वो बातचीत के लिए लगातार काम करते हुए नजर आ रही है। अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ तमाम जानकारी को लेकर। अखिलेश, जिस तरह से एक पॉजिटिव नोट पर ट्रंप साहब ने ट्वीट किया और ये जवाब प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया कि दोनों देश अहम तौर पर साझेदार हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप का यह दूसरा इस तरीके का ट्रूथ सोशल है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जवाब है। पहले और दूसरे दोनों में डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की इच्छा जताई है कि भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है उन संबंधों को फिर से पटरी पे लाया जाए। आपको याद होगा कि लगातार वो रशियन ऑयल का इंपोर्ट करने के लिए भारत पे दबाव, इंपोर्ट रोकने के लिए भारत पे दबाव बना रहे थे और भारत ने साफ साफ कहा था कि नहीं, हम अपनी जरूरत के हिसाब से ले रहे हैं तो हम उसकी किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगे। आप फिर उसके बाद आपने देखा कि एससीओ के समिट में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विश्व के अन्य नेता खास करके व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग दिखे। ऐसे में मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सारी इंडो पैसिफिक नीति थी वो नीति डगमगाने लगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सितंबर में जो यूएन जनरल असेंबली में संबोधित करने जाते थे, वह संबोधन का भी तकरीबन कहा गया कि नहीं जा पाएंगे प्रधानमंत्री। तो निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप पे एक दबाव बना है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार, भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंधों में एक नई उछाल आई वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते और डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में हुई थी, जिसमें कि इंडो पैसिफिक पे दोनों देशों ने काफी काम किया। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप निश्चित तौर पे समझ रहे हैं कि वे अब बिल्कुल कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो एक अकेलेपन की ओर बढ़ रहे हैं। उनके जो भी मित्र देश हैं, सारे मित्र देशों से वो टकराव मोल ले चुके हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक समझदारी विकसित हुई कि भारत के साथ संबंधों को फिर से पटरी पर लाना चाहिए और इसी का प्रयास है, क्योंकि व्यापार वार्ता लगातार चलती रहेगी। भारत की तरफ से ये कहा जा रहा था, भारत की तरफ से कभी भी उकसावेबाजी वाले बयान नहीं दिए गए। भारत लगातार बहुत ही संयमित तरीके से कहता रहा कि भारत और अमेरिका जो है उनके बीच में जो भी व्यापार की वार्ता हो रही है वो होती रहेगी और अंत में हम एक नतीजे पे पहुंचेंगे। तो आज देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को मानते हुए उन्होंने ट्रूथ सोशल किया है और प्रधानमंत्री ने भी उसका माकूल जवाब दिया है। निश्चित तौर पे अगले से कुछ सप्ताहों में अगर वो बात करने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हम बात करने को तैयार हैं। तो अब देखना है कि किस तरीके से बात होगी, दोनों नेताओं के बीच में किस मुकाम पर पहुंचते हैं। लेकिन उसके पहले हो सकता है कि एक व्यापार संबंधी कोई वार्ता शुरू हो जाए जो रुकी हुई थी कई दिनों से। तो वो वार्ता अगर शुरू होगी तो एक सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच में रहेगा और जो आने जाने संबंधी तमाम तरह की बाधाएं हैं उन बाधाओं को भी थोड़ा ईज किया जा सकेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अखिलेश हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में बीते शुक्रवार को भी ट्रंप ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसका जवाब देते हुए कहा था कि भारत अमेरिका के संबंध बेहद सकारात्मक है। और आज फिर एक ट्वीट पे दोनों ने आदान प्रदान किया है जवाबों का। ऐसे में हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं उसमें नरमी दिख रही है, उनके सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में होकर आए हैं, जापान, चीन और फिर रूस के राष्ट्रपति से मिले, इसके बाद जब प्रधानमंत्री यहां आए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को भी क्या ये समझ में आ गया कि भारत के कद को कम नहीं आंका जा सकता? निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये लग रहा था कि भारत जो है उनके उस दबाव के सामने आ जाएगा, लेकिन भारत की जिस तरीके की एक मैच्योर्ड डिप्लोमेसी रही है पिछले कई दशकों से, और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद जिस तरीके से उन्होंने
कह सकते हैं कि ऑल इंगेजमेंट वाली पॉलिसी अपनाई है, जिसमें कि विश्व बंधु की भूमिका में उन्होंने भारत को दिखाया है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे जी। डोनाल्ड ट्रंप पे एक दबाव बना है कि अगर अमेरिका के साथ संबंधों में खटास रहेगी, इसका मतलब ये नहीं कि भारत जो है अन्य देशों के साथ संबंध नहीं बढ़ाएगा। और भारत लगातार संबंध बढ़ा रहा था और कई जो संबंधों में खटास थी अन्य देशों के साथ, उसे भी दूर करने की कोशिश कर रहा था। अन्य देशों में व्यापार के एवेन्यूज भी खोज रहा था। तकरीबन 40 देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो संभावना है उन्हें और बढ़ाने की बात भी हो रही थी। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मैच्योर डिप्लोमेसी दिखी, उस डिप्लोमेसी ने निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि भारत के साथ संबंधों को पटरी पे लाएं, और नहीं तो अमेरिका पूरी तरह से दुनिया का एक अलग थलग महाशक्ति बनकर रह जाएगा और जिसके दोस्त कोई नहीं होंगे, दुश्मन हजार होंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है अखिलेश, क्या हम ये मान सकते हैं कि इंडियाज रेजिलियंस हैज पेड ऑफ? पहली बात ये, और जिस तरह से कहीं ना कहीं अमेरिका का जो जॉब्स पेरोल डेटा है, उनकी खुद की आर्थिक जो व्यवस्था है उसमें अभी बहुत बड़ा दबाव है, तो कहीं ना कहीं वो जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन जिन तमाम ग्लोबल साउथ के देशों से ट्रंप साहब को लग रहा है, उसके बाद ये ट्वीट एससीओ के बाद भी किया गया था ट्रंप प्रशासन द्वारा, तो कहीं ना कहीं वापस ट्रैक पर आती हुई तमाम बातें। निश्चित तौर देखिए, एक लंबा मित्र होता है, एक लंबी दूरी का मित्र होता है। एक कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है वो एक लंबी दूरी वाले संबंध है। दोनों ही डेमोक्रेसी हैं, दोनों दुनिया के दो सबसे बड़े डेमोक्रेसी हैं। अमेरिका को दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेसी माना जाता है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। और ऐसे में भारत की तरफ से जो व्यापार है, उस व्यापार में उसके अलावा भारत का जो डायस्पोरा है अमेरिका में, वो डायस्पोरा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है पूरे अमेरिका के विकास में। खास करके जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका ने जो इतना अपने आप को विकसित किया, वैसे में भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बड़ी भूमिका रही है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप के जो असेसमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप के असेसमेंट में ये बात समझ में आ रही है कि भारत के साथ लंबे समय तक दूरी बनाना अमेरिका के लिए फायदे में नहीं होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी चीजें जो है वो फायदे नफा नुकसान के हिसाब से करते हैं, और उस नफा नुकसान से करके उन्होंने असेसमेंट किया है कि भारत के साथ संबंधों को विकसित करने की जरूरत है। जो टूटे हुए तार हैं उन टूटे हुए अखिलेश, आप बने रहिएगा। अखिलेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अरुण शर्मा जुड़ गए हैं। अरुण, आप एससीओ समिट में गए थे, उसके बाद से लगातार भारत के प्रति जिस तरह का हृदय परिवर्तन हमने ट्रंप साहब का देखा, एससीओ समिट के दौरान ही एक ट्वीट कर दिया गया था, इस हृदय परिवर्तन और खास तौर पर ट्रेड टॉक्स को वापस रिज्यूम करने की सबसे बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि दोनों भारत और यूएसए नेचुरल एक तरह से पार्टनर्स आप कह सकते हैं। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है जहाँ तक दोनों के रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो। आपने बिल्कुल एससीओ का सही जिक्र किया कि हमने देखा कि जब एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी, तो इस बात का जिक्र हमने शनिवार को भी किया था भावना के साथ जब हम शो कर रहे थे। तो उस समय भी हमने कहा था कि देखिए, जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उनके ट्वीट का जवाब देके कहा है कि हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो शनिवार को भी ट्वीट किया था उसमें भी साफ तौर पर लिखा था कि माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, और हम लोग एक तरह से ट्रेड को लेकर के अब आगे बढ़ने के लिए या इस रिश्ते को हम आगे लेकर के जाने की शुरुआत करेंगे। और आज डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम ट्रेड नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये अपने आप में साफ दर्शाता है कि यूएस को भारत की ज़रूरत है। वो ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि हमने पहले भी कहा था इस बात को कि इन्फ्लेशन जो है वो यूएस में बढ़नी शुरू हो गई है। आप ये समझिए कि कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर कारोबार हो रहा है, कोई टेक्सटाइल का अगर एग्जांपल ले लीजिए, टेक्सटाइल का एक कंटेनर अगर सपोज इंडिया से यूएस जाता है, तो पहले वो सेम 10 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल अगर जा रहा था, अब 50% का टैरिफ आता है तो 15 लाख रुपए का जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोई दूसरे देशों को ढूंढना शुरू कर देंगे कि ठीक है आज हम वियतनाम से खरीद लेते हैं, क्योंकि सप्लाई चेन बनाने में समय लगता है। तो खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? जो यूएस के सिटीजन है, यूएस के लोग, यहाँ पे महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं या फिर जो एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, टेक्सटाइल हो गया, गारमेंट हो गया, बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ तक यूएस के लोगों के लिए, तो जाहिर सी बात है कि यूएस के लोग भी उससे इंपैक्ट होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि यूएस का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है
वो एग्जॉर्बिटेंटली हाई है, बहुत हाई है। और इस वजह से यूएस इस समय पर इस बात पर जोर दे रहा है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट्स की तलाश की जा सके, कि कहाँ हमें अच्छे मार्केट मिल सकें अपने देश के लिए। वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फोकस बिल्कुल क्लियर है कि हम 140 करोड़ देशवासियों का हित सबसे पहले रखते हैं। हम 140 करोड़ देशवासियों का हित आगे रख करके चल रहे हैं, और उसी चीज को लेकर के कहीं ना कहीं अब लगता है कि ट्रेड नेगोशिएशंस भी आगे होनी शुरू हो जाएगी, जिस बात का जिक्र हमने शनिवार को भी किया था कि जब ये ट्वीट आ गया है तो जल्द अब मान के चले कि ट्रेड नेगोशिएशंस और ट्रेड ऑफिशियल्स की मीट भी अब जल्द होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। इसके साथ साथ अरुण, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो 50% टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाया उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप की नरमी साफ तौर पर ट्वीट्स के जरिए देखी जा रही है, ऐसे में व्यापार वार्ता की तरफ बातचीत आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर व्यापार वार्ता की तरफ बातचीत आगे बढ़ती है तो किन मुद्दों पर दोनों देश यहां बात करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, मुद्दे बड़े साफ रहेंगे। मुद्दे प्राइमरी जब ट्रेड टॉक्स आगे बढ़ेगी तो ऐसे सेक्टर्स को प्राइमरीली आइडेंटिफाई किया जाएगा जो कि विन विन सिचुएशन दोनों ही देशों के लिए हो। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात का पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देश के जो किसान हैं उनके हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, जो डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं उनके हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं होगा, कतई नहीं होगा। तो इस बात को प्राइम मिनिस्टर मोदी और इनफैक्ट भारत कई प्लेटफॉर्म्स पर कह चुका है कि अगर कोई भी देश भारत के उन सेक्टर्स पर एक्सेस चाहता है, जिन सेक्टर्स पर जो हमारे जो छोटे किसान हो गए, एमएसएमईज हो गए, उनके ऊपर अगर नेगेटिव इंपैक्ट आता है तो शायद वो चीज़ को लेकर के आगे नहीं बढ़ा जाएगा। तो कुछ विन विन सिचुएशंस जहाँ होती है, जहाँ पर दोनों की आम सहमति बनती हुई दिखती है, उन सेक्टर्स पर आगे जाते हुए दोनों देशों की बात बन सकती है। वही इंपॉर्टेंट बात यह है जो कि मैं पहले भी बता रहा था कि यूएस को भी मार्केट की तलाश है। हमने अभी हाल ही में अभी अखिलेश जी बता भी रहे थे कि कैसे जो एक टैलेंट पूल है भारत के पास में, उसका एक तरह से बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो अगर हम लोग ट्रेड की बात करते हैं तो सर्विसेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो सर्विसेज को लेकर के भी कहीं ना कहीं सहमति बनाई जा सकती है। तो मल्टीपल सेक्टर्स पर ऑल्दो ये ट्रेड नेगोशिएशंस पहले भी अंडर वे थे, और इस बात का जिक्र कॉमर्स मिनिस्ट्री में हमारे सोर्सेज ने कहा था कि इस समय पर लगातार जो ट्रेड नेगोशिएशन है वो लगातार जारी है, वो बंद बिल्कुल भी नहीं हुए थे। तो जो ट्रेड नेगोशिएशन के चैनल थे वो ओपन ही थे। और अब जाहिर सी बात, जब दो लीडरशिप के एक पॉजिटिव रिप्लाई आता है, एक रिस्पॉन्स आता है, तो जब ये नेगोशिएशंस करने के लिए जो ट्रेड ऑफिशियल्स उतरते हैं, जब आगे बढ़ते हैं, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि हमें इसको कहीं ना कहीं कन्विंस करके हमें ट्रेड डील को या ट्रेड नेगोशिएशंस को यहाँ पे आगे बढ़ाना है। तो वही बात होती दिखाई देगी कि कहीं ना कहीं जब ट्रेड ऑफिशियल्स की अब जब बैठक होगी आगे जाते हुए, तो जाहिर सी बात है वो भी काफी ज्यादा कन्विंसिंग होंगे और काफी ज्यादा उस लहजे के साथ में आएंगे कि हमें ट्रेड नेगोशिएशंस को यहाँ से आगे लेकर के जाना है और कहीं ना कहीं आम सहमति को बनाना है। बिल्कुल, तो पॉलिटिकल विल कितना स्ट्रांग है ये इन दोनों मैसेजेस से बहुत बहुत क्लियर है। हमारे साथ अतुल अनेजा, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट है, वो जुड़ गए। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। पहला सवाल ये कि जिस तरह से जो ट्वीट ट्रंप प्रशासन द्वारा किया गया, इसका सकारात्मक जवाब प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से दिया गया, क्या आप इसे एक विन विन सिचुएशन देखते हैं? क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों ही देशों के लिए, जितनी ज़रूरत अगर भारत को टेक्नोलॉजी के लिहाज से अमेरिका की है, उतनी ही ज़रूरत डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिहाज से अमेरिका को भी भारत की है। आंचल जी, ये ट्वीट जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक ट्वीट है, क्योंकि ये ग्रीन लाइट दे रहा है। पॉलिटिकल विल की बात अभी हो रही थी कि दोनों हाईएस्ट लेवल पे एक तरह से जो नेगोशिएटर्स होंगे उनको सिग्नल मिला है कि अब आप जो बचा कुचा जो नेगोशिएशंस हैं, बची कुची जो नेगोशिएशंस हैं, उसको ज़रा रैप अप करें। मुझे लगता है एक अर्जेंसी होगी अब, और इससे ये लगता है कि हमारी जो भारत की यूएस के साथ जो ट्रेड डील है वो अब बहुत जल्द ही वो रैप अप की जाएगी, क्योंकि नेगोशिएशंस पहले भी हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा तक। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा उसको रैप अप करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल आया है, और एक पॉलिटिकल विल की जैसे आप बात कर रही थी वो दर्शाता है इसके ऊपर। और उसका जो इम्पैक्ट होगा, ये ओवरऑल इंडो यूएस रिलेशनशिप जिसमें खटास आ गई थी उसमें कमी होगी, और एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ रिलेशनशिप जाएगा, और मुझे लगता है और आगे बढ़ेगा इस ट्वीट के बाद। जी अतुल जी, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो ये ट्वीट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदेशा था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। भारत अमेरिका के संबंध जो कुछ समय के लिए बेपटरी जरूर हुए थे, लेकिन वो अब पटरी पर आते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से दोनों के बीच ट्वीट्स का आदान प्रदान हो रहा है, और दोनों शीर्ष नेताओं का हो रहा है, दोनों देश अपने विदेश नीति को प्राथमिकता देते हैं, दोनों समृद्ध लोकतंत्र हैं, पुराने लोकतंत्र हैं, एक दूसरे के साथ इनके प्रगाढ़ रिश्ते रहे हैं। ऐसे में जब अब व्यापार वार्ता की बात हो रही है, तो ऐसे में अगर ओवरऑल इस पर विश्लेषण किया जाए तो किस तरीके से ये संबंध अब मजबूत होते हुए एक बार और इसमें गर्माहट आती हुई, गर्मजोशी के साथ ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं?
भावना जी गर्मजोशी के साथ बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि भारत की तरफ से क्या संदेश क्या है। ये हमारी जो प्रॉब्लम क्यों आई थी, वो इसलिए आई थी, एक जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि भारत जो रूस से तेल ले रहा है उसको बंद कर दें। हम्म। तो हम अड़े रहे उस बात के ऊपर, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री तियानजिन गए, वहाँ से उन्होंने मुलाकात की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। एक तरह से जो मैसेजिंग वहाँ से आई है कि भारत की एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, हम एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम सबके साथ जुड़ेंगे। जहाँ तक भारत के नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करेंगे, सबके साथ मल्टीपल एंगेजमेंट के साथ। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैसेज अब पूरी तरह से मिल चुका है कि जीरो सम गेम नहीं है ये। भारत और जो यूएस के रिलेशनशिप है बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत पीपल टू पीपल कनेक्ट भी है, लेकिन एक वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं है। भारत एक तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक पोल है, एक स्तंभ है जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है। मुझे लगता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात, पिछली जो घटनाएं हुई, जैसे मैंने अभी बताया, जो जो तियानजिन में मीटिंग हुई, और प्रधानमंत्री के अपने स्टेटमेंट जी। जो शी जिनपिंग के साथ कहे गए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे कि दोनों देश एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में बिलीव करते हैं, और एक दूसरे को हम तीसरी कंट्री के लेंस से नहीं देख सकते। मतलब कि हर एक भारत जो है कि अपनी विदेश नीति जो होगी वो भारत अपने इंटरेस्ट से करेगा और उसमें मल्टीपल एंगेजमेंट होगी। मेरे को लगता है ये ट्रम्प प्रधानमंत्री ट्रम्प सॉरी राष्ट्रपति ट्रम्प की तरफ से जो जी। ट्वीट आया है, ये दर्शाता है कि भारत की जो कूटनीति है, भारत की जो डॉक्ट्रिन है फॉरेन पॉलिसी, वो अमेरिका ने अब एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए अब जो है पटरी पे फिर से रिलेशनशिप आ गए हैं और ये आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अनिजा साहब किस तरह का मैसेज आप अब समझते हैं, क्योंकि जब हमने देखा एससीओ में प्रधानमंत्री गए, वहाँ जापान के साथ बहुत पॉजिटिव बातचीत हुई। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से जो तेवर नरम पड़ते हुए नजर आए हैं ट्रम्प प्रशासन के, अब जो बोन ऑफ कंटेंशंस कई मुद्दों पर रही है, ट्रेड डील को लेकर, उस पर जो ऑफिशियल्स हैं उनका नेगोशिएशन कितना त्वरित और कारगर साबित होगा? बिल्कुल कारगर साबित होगा, क्योंकि जब जब दोनों देश के जो नेता हैं वो एक ट्रेड डील के पीछे हैं, तो जो ऑफिशियल लेवल पे मैसेजिंग बड़ी क्लियर है कि भाई अब आप जो है जो टेक्निकल बातें हैं उसको जल्दी जल्दी रैप अप करें, क्योंकि पॉलिटिकल विल है। तो मुझे लगता है ये बहुत कारगर अब सिद्ध होगी। ये जो इंटरेक्शन हुआ है ट्वीट के द्वारा ही हुआ है, और दोनों नेताओं ने, प्रधानमंत्री मोदी ने और राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा है कि जल्दी ही अपने ये बातचीत करेंगे, एक पर्सनल लेवल पे एक बातचीत का दौर अब शुरू होगा। अब मुझे लगता है अभी तो टेलीफोन के द्वारा ही होगा। अब देखते हैं कि ये जो सितंबर में ही हो रही है यूएन जनरल असेंबली की जो जी सेशन है, जी। क्या प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, क्या वन टू वन बातचीत होगी, वो हमें अभी इस वक्त पता नहीं है। लेकिन एक दूसरे से डायरेक्ट बातचीत शुरू हो रही है। मेरे को लगता है कि ये एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा नेगोशिएटर्स को, और तीव्रता से ये जो समझौता है ये पूरे होने की पॉसिबिलिटी अब बढ़ गई है। इसके साथ साथ जिस तरीके से अरुण जी अब ट्रेड टॉक्स आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इसको जल्द खत्म करने की भी बात हो रही है, जब नेगोशिएशंस होंगी, जब टेबल पर बैठेंगे, तो क्या टैरिफ का मुद्दा भी यहाँ होगा? क्योंकि 50% टैरिफ को हम दरकिनार नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात को बहुत प्रोमिनेंटली हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो ये है कि इस अब ट्रेड नेगोशिएशन में चाहे जो भी होता है, इंडिया का अपर हैंड होगा इस ट्रेड नेगोशिएशंस के अंदर। क्योंकि जिस तरह के जो ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप के भी आए हैं, उससे तो साफ लगता है कि वो ज़्यादा एक तरह से फॉरवर्ड लुकिंग है इस डील को एग्जीक्यूट करने की दिशा के अंदर। और दूसरी बात यहाँ पे निकल करके ये आती है कि जो भारत के जो किसान हैं, जो एमएसएमईज है, 7 से 8 करोड़ एमएसएमईज है हमारे देश के अंदर, उनके हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बिकॉज होता क्या है यहाँ पर, जो हमें समझना भी जरूरी है, जब भी ट्रेड टॉक्स की बात होती है, ट्रेड डील की बात होती है, तो एक तरह से एक नैरेटिव आता है कि देखिए हमारे किसानों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, हमारे एमएसएमईज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इसको अगर आसान भाषा समझे तो होता क्या है, अगर कहीं पे ट्रेड डील हुई है तो मान लीजिए हमने अपने मार्केट को यूएस के कंपनीज के लिए सपोज ओपन अप कर दिया किसी कम इंटरेस्ट के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने इंडिया
इंडिया में माल सामान को बेचेंगे तो हमारे प्रोडक्ट को लोग नहीं खरीदेंगे लोकली। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, यानी हम अपनी चीज़ों को पहले वरीयता देंगे। और आप देखिए पिछले 3 महीने में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी पिचिंग को बहुत हाई रखा है वोकल फॉर लोकल होने के लिए। तो जाहिर सी बात है ये इंडिया का अपर हैंड रहेगा, और जाहिर सी बात है हमारे किसानों और प्राइमरीली जो MSMEs हैं उनके हित कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये तो बिल्कुल ही निश्चित यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि जो GST के मामले में जो डबल दिवाली का धमाका होगा, क्या पता है कि दिवाली का जो फेस्टिविटी का सीजन है ट्रेड टॉक्स के लिहाज से हो सकता है आगे बढ़े, और ये जो डबल धमाका है वो ट्रिपल भी हो जाए, क्योंकि ट्रेड डील अगर होती है तो इंडिया को US को दोनों ही देशों के जो एक तरह से इंपोर्टर एक्सपोर्टर बहुत तेजी से आस लगाए बैठे हैं उनके लिए तो नो डाउट बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है, एक तरह से दिवाली धमाका। अरुण, इसमें ये भी समझना होगा कि इस मैसेज से तो तमाम एम्बिग्विटी थी इंटरनेशनल मीडिया में ट्रेड टॉक्स को लेकर, वो कहीं ना कहीं उससे काफ़ी बादल हटते हुए नजर आए। और जिस तरह से आपने कहा कि अगर ट्रेड टॉक्स जब पॉजिटिव शेप लेंगी और यकीनन लेंगी तो साफ तौर पर ये दोनों देशों के हितों को आगे लेकर जाएंगी। क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री ने गुजरात में साफ तौर पर कहा था हमें जितना दबाया जाएगा हम उतना ऊपर उठकर वापस आएंगे, और ये जो 125 करोड़ हिंदुस्तानी है ये उनका बहुत बड़ा विश्वास है जो उनके साथ चलता है, और ये बात अमेरिका बहुत तरीके से अब समझ चुका है। देखिए, जब भी ट्रेड नेगोशिएशंस होती है इस तरह की या ट्रेड डील्स होती हैं तो अमूमन जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, कई बार हम देखा कई सारे वर्ल्ड लीडर्स होते हैं वो एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स को भी अपनाते हैं। यहाँ पर एक बात को हल्का सा रिकॉल कर देता हूँ, जब US और चाइना के बीच में ट्रेड डील जो ट्रेड टैरिफ हो रहा था वो प्राइमरी इनिशियल लेवल पे वहाँ से शुरू हुआ था। तो US ने क्या किया था, चाइना पे टैरिफ्स लगाए, मैसिव टैरिफ लगाए, 200% के आसपास तक लेके चले गए। तो चाइना ने कुछ नहीं किया। चाइना ने क्या किया, बोला अपने रेयर अर्थ मिनरल जो होते हैं उनको उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और जैसे प्रेशर जहाँ तक बात आती है तो उसके बाद देखिए नरमी आनी शुरू हो गई थी जहाँ तक ट्रेड और टैरिफ्स की बात की जाए। तो इंडिया भी देखिए प्रेशर, जब इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स को अपनाया जाता है तो इंडिया कहीं ना कहीं बो डाउन नहीं करता है। इंडिया जो प्राइमरली एक बात पर फोकस रखता है आज की तारीख में कि हम लोग 140 करोड़ भारतीयों के हितों को आगे लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट जो और इसीलिए अरुण इसीलिए हमने देखा था कि सरकार ने जो इंसेंटिवाइजेशन का कार्यक्रम था, खास तौर पर तमाम कुछ वो जो एक सेक्टर्स जहां ये टैरिफ की वजह से वो हिट होते हुए नजर आ रहे थे, सरकार ने अपनी कुशनिंग को इतना बड़ा बनाकर रखा था ताकि अगर कोई नी जर्क रिएक्शन होता भी है तो वी वर वेल प्रिपेयर्ड। बिल्कुल, और इनिशियली देखिए हमने कुछ इंसेंटिव्स आते हुए भी देखे थे इमीडिएटली जब इस तरह के टैरिफ्स को बढ़ाया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से अपने आप कुशन रखती है, जैसे कि आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो ट्रेड डील या फिर ट्रेड नेगोशिएशन की तरफ जो भारत और US जो इस तरह आगे बढ़ रहे हैं तो फोकस दोनों का बिल्कुल साफ तौर पर है कि दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और ट्रेड एक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए हाल ही में भारत के इसरो ने और US के नासा ने निसार नाम के जो स्पेस मिशन को अंजाम दिया था, तो निसार को किया है, डिफेंस एक्सरसाइज साथ में चली रही थी। तो भारत और US का जो रिश्ता है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, स्ट्रेटेजिक है, ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप आप कह सकते हैं दोनों के बीच में है। तो ट्रेड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसमें कुछ हो सकता है कि कुछ मुद्दे हो जो कि कुछ साइड्स को ना गवार हो, लेकिन जो मेन मुद्दा निकल करके आता है वो यही है कि विन विन सिचुएशन क्रिएट की जाए। और भारत का बिल्कुल पक्ष क्लियर है कि हमारे किसान MSMEs इनके हितों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से अरुण कहते आए हैं कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और राष्ट्र के आगे कुछ नहीं है। ऐसे में अतुल जी, आखिरी सवाल मैं यहाँ आपसे भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से SCO समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों शीर्ष नेताओं से मिलते हैं, शी जिनपिंग से मिलते हैं, रूसी राष्ट्रपति से मिलते हैं, और जो SCO है, SCO ग्रुप जो है 23% GDP वर्ल्ड का SCO संगठन रखता है। ऐसे में ब्रिक्स में भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ग्लोबल साउथ की बात करते रहे, इंडो पैसिफिक की बात करते रहे। अमेरिका अब समझने लग गया है कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल भावना जी, और ये जो अरुण जी ने बात कही है कि अब नेगोशिएशन में हमारा पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि हम अपने फंडामेंटल्स में हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और प्रधानमंत्री का जो 15 अगस्त का ही जो भाषण था उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि जो फंडामेंटल इश्यूज हैं उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, चाहे वो रूस से तेल लेने की बात हो, चाहे वो हमारे किसानों के हित की बात हो। तो एक तरह से एक बहुत ही क्लियर मैसेजिंग गई है भारत से अमेरिका की तरफ। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप अब फिर से दोबारा से बहाल हो रहा है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ अमेरिका के साथ होगा, मुझे लगता है कि ये जो एक तरह से ट्रिगर हुआ है कि ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। बहुत क्लियर कट मैसेज है अनिजा साहब, और जब मुस्कुरा भी रहे थे तो मैं समझ पा रही थी क्योंकि साफ तौर पर राष्ट्रहित सर्वोपरि है, जिस तरह से भावना ने भी कहा, और इसे देखते हुए ट्रेड डील बहुत जल्द हम होते हुए देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिजा साहब।
अरुण शर्मा आपका और अखिलेश मुंडा आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार बात करेंगे नेपाल से जुड़ी हुई। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बात अब नेपाल की। नेपाल में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके बाद अब नेपाली सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर कल रात 10 बजे से सैनिकों की तैनाती कर दी है। और नेपाल में जो आंदोलनकारी युवा हैं और सेना है, उसके बीच मध्य रात्रि में जंगी अड्डा स्थिति सैन्य मुख्यालय में बातचीत हुई है। सूत्रों के अनुसार आंदोलनकारी युवाओं के विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों ने देर रात सेना प्रमुख अशोक राज सिंहडेल से मुलाकात की और अपने मुद्दे उनके सामने रखे। सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने इसे किसी औपचारिक वार्ता की जगह युवाओं के विचारों को समझने का एक प्रारंभिक प्रयास बताया। और इस बीच सेना ने देश में सुरक्षा की वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए विशेष प्रबंध भी शुरू कर दिए हैं। और ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं नेपाल से जुड़ी हुई, जहां हिंसक प्रदर्शन जारी है, वहीं आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया, साथ ही पूरे नेपाल वासियों के लिए एक मैसेज भी दिया है। वहीं हवाई अड्डों पर संचालन इस समय स्थगित है। सेना ने सभी समुदायों से लूटपाट, आगजनी और उपद्रवी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सक्रियता से सहयोग करने की अपील की है। सेना के अनुसार काठमांडू के बानेश्वर में राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक में लूटपाट की घटना में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाट भटेनी सुपरमार्केट, होटल हयात और बौद्ध क्षेत्रों सहित काठमांडू और भक्तपुर के विभिन्न इलाकों में लूटपाट की घटनाओं में शामिल 21 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वे लोग मौके का गलत तरीके से फायदा उठा रहे थे। और इस बीच अब सबकी निगाहें आज होने वाली जेनजी की बैठक पर टिक गई। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के दौरान अब तक 22 लोगों की मौत हुई और करीब 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो नेपाल में जेनजी क्रांति, जहां पर हिंसक प्रदर्शन है, सेना ने हालांकि मोर्चा संभाला, लेकिन जेनजी की बड़ी बैठक पर रहेंगी नजर। और वहीं विदेश मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। नेपाल में संकट की वजह से स्थिति स्थिर होने तक नेपाल की यात्रा से बचने की सलाह दी गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया MA द्वारा कि नेपाल में जो तमाम भारतीय वहां पर रह रहे हैं वो घरों में ही रहें और सड़कों पर निकलने से बचें। ये एडवाइजरी विदेश मंत्रालय ने नेपाल में संकट को देखते हुए जारी की है। इसके साथ एडवाइजरी में और भी कई बातों का जिक्र किया गया है, जहां सभी स्थानीय सुरक्षा परामर्शों का पालन करने के लिए विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। साथ ही कहा है कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें, यानी जो भारतीय नेपाल में समय रह रहे हैं उनके लिए यहां एडवाइजरी जारी की गई है। और साथ ही हेल्पलाइन नंबर, इमरजेंसी संपर्क नंबर है +977 980 860 2881 +977 981 032 6134। स्थिति स्थिर होने तक नेपाल की यात्रा से बचने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी जारी की गई। वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं उन्हें घरों में रहने की सलाह दी गई है। हालात अस्थिर हैं अभी। अगर देखा जाए पड़ोसी देश नेपाल में, वहां पर आंदोलनकारी खास तौर पर जो जेन जी है वो फिलहाल सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहा है। और जेन जी से आज बड़ी बैठक है। हालांकि सेना ने मोर्चा संभालने की कोशिश जरूर की है, लेकिन बातचीत का दौर, एक प्रारंभिक प्रयास, इनिशियल अगर हम कहें कोशिश, वो जारी है। चलिए, यहाँ हमारे साथ हमारी संवाददाता श्वेता जुड़ गई हैं काठमांडू से। सीधा श्वेता का रुख करेंगे। श्वेता, यहाँ हम आपसे ताज़ा जानकारी जानना चाहेंगे, इस समय नेपाल के क्या हालात हैं? आज जेनजी की एक बड़ी बैठक होने वाली, क्या मुद्दे उसमें रखे जा सकते हैं और क्या नेपाल को जल्द अंतरिम सरकार मिल सकती है? देखिए, जैसे जेनजी से जो कल मध्य रात्रि में सिग्नल जी नेपाल आर्मी के चीफ ने बात की है,
तो वो उनका पक्ष पाना चाह रहे हैं। एक बात हमें समझना होगा कि जेनजी वो ऊर्जा है जो कि अभी उगी हुई है, इमेच्योर है। यू कैन नॉट से वो डेफिनेटली भ्रष्टाचार को खत्म करना चाह रही है, बट राजनीति कोई कहते हैं बच्चों का खेल नहीं है। तो इस बात को हमें भी समझना होगा कि जो मुख्य सचिव हैं वो सारे सधे हुए लोग हैं, कोई डेफिनेटली बहुत अच्छा निदान निकलेगा, बट जेनजी को बुला करके उनको शांत करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इस ऊर्जा का कल हम लोगों ने दुष्प्रभाव भी देखा, जो कि गलत तरीके से अनफेयर एडवांटेज लिया गया था। जब भाट भटेनी भक्तपुर राधे राधे में हम देख रहे हैं कि बच्चे वहां से कोल्ड ड्रिंक्स उठा के ले जा रहे हैं, वहां जो सामने टीवी उठा के ले जा रहे हैं, जो भी माने फ्लोर क्लियर उठा के ले जा रहे हैं, तो दीज व्यूज वेर रियली डिस्टर्बिंग। या फिर वाणिज्य बैंक में लूट मचा दिया, घर में लूटपाट हो रही है, तो बात मैंने जो उनका मकसद था कि नेताओं को बताना है कि वो गलत कर रहे हैं, तो उनके घरों में उन्होंने आग लगा दी। हिंसा तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, बट आप सरकारी जो बिल्डिंग है जो टैक्स पेयर के पैसे से बना है, वो जनता का पैसा है, उन्हीं का पैसा है, वो पैसा आग में डालना कहीं भी कोई भी समझदार इंसान इस बात की तारीफ नहीं करेगा। विद्रोह प्रदर्शन एक मुद्दे के लिए किया गया था जो कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, मगर जो अब वारदातें आई उसके लिए नेपाली आर्मी। जी बिल्कुल श्वेता, इस पूरे प्रदर्शन में दो नाम मैं जानना चाहूंगी कि इस पर अगर आप रोशनी डाल पाए। एक सुडान गुरुंग और बालेन शाह, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके बारे में लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जेनजी इस प्रदर्शन पर उतर कर आया, उसकी बहुत बड़ी सुलगती हुई आग को हवा इन दो नामों ने दी। क्या लगता है आपको आने वाले समय में इन दोनों का, खासतौर पे अभी तो मेयर है बालेन शाह, राजनीति में सुडान गुरुंग की एंट्री हो सकती है? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि बालन शाह ने हवा दी है। अब पता नहीं वहाँ भारतीय मीडिया में कैसे ये बात जा रही है कि वो हवा दे रहे हैं। वो हवा तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर रह रही हूँ, मैंने यहाँ की जनता के नब्ज को देखा है, समझा है। तो वो यहाँ के मेयर हैं, अपने काठमांडू क्षेत्र में स्थिति को नियंत्रित करना उनकी जिम्मेदारी है। तो अगर वो बच्चों को शांत रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो खुद एक मिलेनियल हैं, माने 35 से 40 वर्ष के बीच वाले को हम मिलेनियल कहते हैं, तो वो खुद मिलेनियल है, तो वो जेनजी को ये कह रहे हैं कि आप शांति बनाए रखो, हम सभी निदान निकाल लेंगे, मिलकर के निकल जाएगा निदान। तो उन्होंने हवा नहीं दी है इस प्रोटेस्ट को। हाँ, मगर एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्राइमरी जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था जेनजी का, उसमें जरूर सपोर्ट था, क्योंकि वो सपोर्ट बहुत आवश्यक था सरकार को हिलाने के लिए, बताने के लिए कि जनता नाखुश है। जो जेनजी, जिनको रोजगार चाहिए, अच्छे जीवन में अवसर चाहिए, निपो किड्स को सुख सुविधा मिल रही है और वो कष्ट झेल रहे हैं, तो इस बात को बताने के लिए जो प्रदर्शन शुरू में हुआ वो बहुत ही जरूरी था, अच्छा था। बट जो उग्र रूप जिसने लिया, अब नेशनल असेंबली के दीवार पर चढ़ के उसको जलाना तोड़ना, ये कभी ये अभद्र व्यवहार की ही गिनती में आएगा, और ये कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। मुझे लगता है जेनजी भी बाद में चलिए देखना होगा श्वेता कि अब नेपाल की दिशा और दशा क्या रहने वाली है आगे, और जेनजी का रुख आगे क्या रहने वाला है। फिलहाल प्रार्थना सभी यही कर रहे हैं कि जेनजी शांत हो जाए। फिलहाल श्वेता, तमाम जानकारियों के साथ धन्यवाद। बाकी छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। डॉक्टर जादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।
ब्रेक के बाद और अब बात करते हैं कारोबार जगत में बिजनेस ब्रीफ की, जहां केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भरोसा जताया कि 22 सितंबर से जीएसटी सुधार लागू होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। डीडी न्यूज़ के साथ खास मुलाकात में उन्होंने बताया कि जीएसटी से देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसे गति मिलेगी, उसका फायदा राज्य को भी मिलेगा। उद्योग जगत ने ग्राहकों को राहत पहुंचाने का भी पूरा भरोसा जताया है। उनसे बात की है हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस विशेष चर्चा में। जीएसटी, जिसे हम जानते हैं आज़ादी के बाद सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म के तौर पर, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का ऐलान हो चुका है और अब कुछ ही दिन शेष हैं, पूरे देश में इसका फ़ायदा लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। ये क्यों ज़रूरी था? अर्थव्यवस्था पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? जो कुछ भी बदलाव किए गए हैं उसका हमारे और आपकी ज़िंदगी से क्या कुछ संबंध है? इन तमाम प्रश्नों को रखने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर दूरदर्शन समाचार को समय देने के लिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही कि सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म के तौर पर इसे देखा जा रहा है और जब 2017 में लागू किया गया था तो इसे कहा गया था गुड एंड सिंपल टैक्स है, उसी दिशा में इन सुधारों को देखा जा रहा है। तो सबसे पहले लोग यही सवाल कर रहे हैं कि इसमें केवल एक टैक्स की दर नहीं हो सकती थी क्या? ये जो 3 स्लैब्स रखे गए हैं, 5, 18, 40, इसके पीछे की सोच क्या है? आम जनता को समझ में आना चाहिए। देखिए, आपने पहले भी कहा कि 2017 में जीएसटी लेकर के आए और कहीं ना कहीं एक सिंपल रिफॉर्म करने का काम किया गया था। और उस समय भी अगर देखें तो सभी प्रदेशों में तमाम प्रकार के टैक्स हुआ करते थे और उस समय जीएसटी लेकर के सभी प्रदेश के लोगों को सहमत करके इस जीएसटी को लेकर के लॉन्च किया गया। जबकि जीएसटी के लिए पहले 10 साल से भी काम हो रहा था लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, क्योंकि आम स्टेट के लोगों को केंद्र सरकार पर, उस समय की सरकार पर विश्वास नहीं था कि ये कंपनसेशन मीट कर पाएंगे नहीं, जो चीज़ें कहेंगे पूरा करेंगे कि नहीं। लेकिन मोदी जी के आने के बाद से, और स्वर्गीय अरुण जेटली जी को मैं बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा कि उनके वजह से, उनके प्रयासों की वजह से ये लागू हुआ। और उस समय जो तय हुआ उसको 8 साल तक हम लोगों ने निभाया और उस समय भी 4 स्लैब ला करके 5, 12, 18 और 28 का स्लैब आया और उस प्रकार से वो टैक्सेस जीएसटी का समय शुरू हुआ। अगर आप देखें तो 2017-18 में जब ये लागू हुआ तो उस समय जो हम लोगों को टैक्स कलेक्शन था वो करीब 11 लाख करोड़ करीब होता था। और बीच का अगर कोविड काल छोड़ दें तो कोविड काल में थोड़ी इसमें कटौती हुई थी, जो कि 21-22 में 11,37,000 करोड़ समथिंग था। और इस समय अगर आप देखें 24-25 में तो 22 लाख करोड़ तक हो चुका है। और प्रधानमंत्री ने हमेशा इस देश में सरलता और इजी करने का काम किया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर ही काम किया है। और 15 तारीख को लाल किले के प्राचीन से जो उन्होंने घोषणा किया कि हम न्यू जेन रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं, और उसी का परिणाम रहा कि एक काउंसिल में बहुत दिनों से इस पर कहीं ना कहीं रेट रेशनलाइजेशन का कमेटी वर्क कर रही थी। सभी लोगों का मांग था कि नहीं, इसको सुधार किया जाओ, सुधार करने की आवश्यकता है। और उस तरीके से भारत सरकार का एक प्रपोजल काउंसिल के सामने आया और जिसमें काउंसिल के सभी सदस्यों ने मिल करके उस पर अपनी सहमति दर्ज की। और मैं धन्यवाद दूंगा सभी काउंसिल के जो हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री लोग हैं, उनको भी बधाई दूंगा कि सबकी सहमति से ये टैक्स रिफॉर्म जो हुआ है, दो स्लैब, आप 3 स्लैब 5, 18, 40 कह रहे हैं, अगर कह लें तो वो 2 स्लैब ही कहें, क्योंकि एक जो 40 का स्लैब है उसमें बहुत कम, लगभग 1% तक ही लोग उसमें सामान सम्मिलित है, जिसमें कह लीजिए कि जो स्वास्थ्य को हानिकारक चीज़ें हैं और या कह लीजिए कि बड़े लोगों के चीज़ें हैं, बस वही हैं। तो अगर मूल रूप से देखें तो 2 ही स्लैब है, 5 और 18। और इस 5-18 को लाने के बाद कहीं ना कहीं आम जन को इससे काफ़ी, आम जनमानस को काफ़ी राहत 22 तारीख के बाद से मिलने वाली है, क्योंकि जितनी भी उपयोग की चीज़ें हैं, दैनिक जीवन में उपयोग की चीज़ें हैं, करीब करीब सब पे वो 5% हो गई हैं या तो टैक्स से फ्री हो गई हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि 22 सितंबर से इसका लाभ जो है वो आम जनता को मिलना शुरू हो जाएगा और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि हर आम और ख़ास के जीवन को छूता है, तो ये सभी को स्पर्श करेगा, सभी को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा।
अब सर ये समझना चाहेंगे कि इसका इन जनरल केवल क्या रेट घटने से क्या सामान सस्ते होंगे या इन जनरल इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे, महंगाई पर इसका असर पड़ेगा? तो ओवरऑल अगर आप समझाना चाहें अर्थव्यवस्था पर इसके असर को, तो ये रिफॉर्म क्यों ज़रूरी थे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो हम लोगों ने 5 और 18 दो रेट लेकर के आए हैं, इससे आम जन को तो लाभ होगा ही। और जहाँ तक इकोनॉमी की आपने बात किया है कि अगर आम चीज़ें सस्ती होंगी तो कहीं ना कहीं जो लोगों के हाथ में पैसा बचेगा तो परचेजिंग भी बढ़ेगी, और परचेजिंग बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो रोज़गार भी बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था इससे और ग्रो करेगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके आने के बाद, इसको लागू होने के बाद जो असर आएगा वो अर्थव्यवस्था भी इससे मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन जीएसटी में सर बहुत सारे प्रोसेस रिफॉर्म्स भी किए गए, और चूँकि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, लघु और मध्यम उद्योग है, उसको अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, तो उसके लिए कैसे प्रक्रियाओं को सरल किया गया है, कैसे और ज़्यादा इसे समावेशी बनाने का प्रयास किया गया है? देखिए, एक तरफ जहां हम लोगों ने रेट में 2 रेट करके लाए हैं, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी हमने किया है कि आज जो हमारा छोटा व्यापारी है, एमएसएमई का व्यापारी है, उसको कंप्लायंस में थोड़ा सहूलियत दिया गया है, उसको रजिस्ट्रेशन में सहूलियत दिया गया है, उनको रिटर्न प्राप्त करने के लिए भी उसमें सहूलियत दिया गया है। और इन सहूलियतों का कारण ये होगा कि जो हमारे एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं या छोटे मझोले व्यापारी हमारे हैं, जब कंप्लायंस आसान होगा तो निश्चित तौर से उनको बिजनेस करने में और आसानी होगी और बेहतर वो काम कर सकेंगे। इससे कहीं ना कहीं एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। चूँकि आपका सार्वजनिक जीवन में बहुत लंबा अनुभव रहा है और आपने देश के किसानों के साथ बहुत ही ज़मीन के साथ जुड़ करके काम किया है, तो ऐसा भी माना जा रहा है कि ये कृषि क्षेत्र के लिए भी बहुत दूरगामी इसके असर देखने को मिलेंगे, जिस किसानों को जो फ़ायदा मिलने वाला है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि कैसे ये एग्रेरियन इकॉनमी को, गाँव को प्रभावित करने जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले भी जो घोषित किया है कि 4 जातियों में पूरे देश को बांटा है, उसमें एक प्रमुख रूप से किसान है। और 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी का पहला लक्ष्य रहा है कि किसानों का आय हम दुगना करें। अगर इस रिफॉर्म में अगर आप देखें तो निश्चित तौर से जो कृषि से संबंधित सामान्य हैं उन सब पे रेट कम किया गया है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो बीज हो, चाहे वो दवा हो, उन सब चीज़ों पे किया गया। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो अगर जो आम जन जीवन के उपयोग की चीज़ों में सस्ता होगा तो आम जन के साथ साथ वो कहीं ना कहीं किसान भी परचेज करता है, उसको भी फ़ायदा इससे होगा। और कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि किसानों का आय हमें दुगना करना है, उसमें ये जीएसटी रिफॉर्म बहुत कारगर साबित होगा। किसानों की आमदनी को दोगुना करने में भी ये काफ़ी मदद करने जा रहा है। अब सर बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि 22 सितंबर के बाद क्या वाकई कीमतें कम होंगी, कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि कंपनियां इसको लागू करें, कैसे लोगों को पता चलेगा कि भाई जीएसटी के वाकई दाम कम हो गए हैं, क्या कुछ करने की ज़रूरत होगी जिससे कि फ़ायदा जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचे? देखिए, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की आवश्यकता होती है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, क्योंकि आप लोग मीडिया के लोग हैं, अवेयरनेस में आपका बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है और सरकार भी प्रयास कर रही है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का मानना है कि इस देश में एक विश्वास पैदा किया जाए, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो वो नारा देते हैं, और इसमें हम लोगों ने किया है। तो निश्चित तौर से तमाम हमारे इंडस्ट्री के लोग हम लोग से भी मिलने आए थे, होने के बाद हमको बधाई देने आए थे, और सब ने एक विश्वास दिलाया कि नहीं, इसको हम आगे टैक्स पास ऑन करेंगे और सरकार का भी प्रयास होगा, उस पर हम निगाह भी रखेंगे कि जो हम लोग टैक्स का छूट दिए हैं वो आम जन तक उसको आगे पास ऑन हो, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। माननीय मंत्री जी, चूँकि आप काउंसिल में रहे, आपने पूरी परिचर्चा में हिस्सा लिया, राज्यों को इन सभी मुद्दों पर एक मत ले आने में किस तरह से, अगर आप कुछ डिटेल्स हमें हमारे साथ साझा कर पाएँ कि कैसे परिषद की कार्यप्रणाली को आप लोगों ने किया और एक मत कंसेंसस बनाने में कैसे आप लोग सफल हुए? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि रेट रेशनलाइजेशन का कमेटी पहले से इस पर वर्क कर रही थी, लेकिन भारत सरकार के तरफ से एक प्रस्ताव काउंसिल के सामने आया, उस प्रस्ताव को काउंसिल में रखा गया और काउंसिल के सभी लोगों ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया। और निश्चित तौर से भारत सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, ये कहीं ना कहीं आम जन के हित के लिए ही काम करती है, और इसको अगर आप कहें तो इससे कोई घाटा नहीं होगा, बल्कि हम जनता को राहत देने के लिए ही सरकारें होती हैं। हम राहत दिए हैं, और मैंने पहले भी बताया कि इससे कहीं ना कहीं जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोगों को खरीदारी बढ़ेगी, बिजनेस हमारा और हमारा अर्थव्यवस्था और ग्रो करेगा, तो उसका लाभ कहीं ना कहीं टैक्स में भी आने वाला है।
और कहीं ना कहीं सभी सरकारें इस पर एक मत से सहमत होकर के इसको निर्णय लिए। उसके मैं सबको काउंसिल के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन क्या वाकई जो कुछ राज्य ये कह रहे हैं कि उनको रेवेन्यू में लॉस होगा, क्या उनकी चिंता जायज़ है, या फिर आपको लगता है कि इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है और सब कुछ समय से पटरी पर आ जाएगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सरकारों का काम ही होता है कि जनता को राहत दिया जाए, और इस न्यू जेन रिफॉर्म से कहीं ना कहीं आम जनता को जो हमने राहत दिया है। और मुझे लगता है कि आप देखेंगे, जो पहले भी मैंने कहा कि जब जीएसटी लागू हुआ था तो कलेक्शन क्या था, अब 2024-25 में कलेक्शन क्या है, और जब हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा तो निश्चित तौर से सभी प्रदेशों को भी उसका लाभ मिलेगा। अब से जो सामाजिक क्षेत्र हैं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, उसमें भी कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। अगर आप उन कदमों के बारे में थोड़ा सा बताएं और कैसे ये दोनों ही विषयों को स्पर्श करता हुआ नजर आएगा, सकारात्मक असर डालता हुआ नजर आएगा शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में। देखिए, स्वास्थ्य में जहाँ तक सवाल है कि हम लोगों ने आयुष्मान योजना लेकर के आए, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हमने आयुष्मान में कवर किया। फिर भी बहुत से प्राइवेट लोग हैं जो उसका और अधिक सुविधा चाहते हैं, और वो हेल्थ इंश्योरेंस भी कराते हैं और जीवन बीमा भी कराते हैं, स्वास्थ्य बीमा भी कराते हैं और जीवन बीमा भी कराते हैं। और अगर आप देखें तो उसमें पहले भी हम लोगों ने FDI को 100% उसमें लागू किया है, ताकि जब FDI आएगी तो कंपटीशन होगा तो रेट में भी कमी आएगी और क्वालिटी में भी सुधार होगा। और इसीलिए हम लोगों ने स्वास्थ्य बीमा पे और जीवन बीमा पे दोनों पे टैक्स फ्री किया है, ताकि हमारे देश में अभी पेनिट्रेशन थोड़ा कम है और वो जल्दी से तेज़ी से कवर हो, उसके नाते भी जीएसटी में छूट दिया गया है ताकि आम आदमी को इसमें राहत मिल सके। तो क्या आपकी बात हुई है बीमा कंपनियों से कि उसका फ़ायदा आम जनता तक पहुंचाएं, प्रीमियम को न बढ़ने दिया जाए? निश्चित तौर से जो लोग बीमा कंपनी के लोग आए थे उन्होंने वादा भी किया है, और हम लोगों ने उन सबसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, हम लोग निगाह भी रखे हुए हैं कि जो भी छूट हम लोग दिया गया है वो आम जनता को आसान हो। माननीय मंत्री जी, अब थोड़ा सा हम और आर्थिक सुधारों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हमें लोगों को सपोर्ट करने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगातार जो सुधार हैं वो आगे भी जारी रहेंगे। तो थोड़ा सा वित्त मंत्रालय में जो भी प्रयास चल रहा है आर्थिक सुधारों को लेकर के, उन पर आपकी क्या राय है और कैसे हम आगे बढ़ते हुए इन सुधारों को देख सकते हैं? देखिए, आप प्रधानमंत्री जी शुरू से जब से आए हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यूजिंग और लाइफ के बारे में जो कितनी आसानी हो सकती है, ये लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। बिजनेस हमारा कैसे बढ़े, लोगों के जीवन में सरलता कैसे आओ, हमने तमाम कानून भी ख़त्म किया है। हमने लेबर एक्ट को भी 4 लेबर एक्ट में लाकर 26 लेबर एक्ट से 4 लेबर एक्ट में लेकर आया, और समय समय पर सुधार करते हैं। अभी आप एक बड़ा सुधार देखें जो आम जीवन में एक बहुत बड़ा है, जो आप लोग के भी फोकस में शायद नहीं आया है, जो गैमलिंग और गेम के बारे में जो हम लोग कानून लेकर के आए हैं, गेम और गैमलिंग के बारे में कानून लेकर आए हैं, ये बहुत बड़ा सुधार है। आप अगर देखें तो सब नौजवान जो हमारे इस पर कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहे थे, घर में बैठे बैठे लोग मोबाइल पे बैठ करके, हमारी न्यू जनरेशन और तमाम लोग इसको यूज़ कर रहे थे, उसको भी एक सुधार के रूप में ही लेकर आया गया कि देश के नौजवानों को पर असर ना पड़े। इस प्रकार से अगर देखें तो प्रधानमंत्री जी की जो जोश होता है कि नेशन फर्स्ट क्या आवश्यकता है, क्या जनता की आवश्यकता है, उसके आधार पर क्या हम सरलीकरण कर सकते हैं, उसको करने का हम काम कर रहे हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स में ये कहा जा रहा है कि भाई युवाओं के लिए क्या है, रोज़गार को कैसे इससे बढ़ावा मिलेगा, कैसे नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स जो हैं वो देश में आर्थिक वृद्धि की जो गति है उसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग इसको टैरिफ के खतरों से जोड़ करके देख रहे हैं। तो इसमें इस पूरे टैरिफ वाले एनालिसिस, मतलब इस पूरे माहौल में जहां संरक्षणवाद को सब लोग बढ़ावा दे रहे हैं, तमाम देश अपने अपने इकोनॉमीज़ को बचाने में लगे हुए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को आप कैसे आंकते हैं और जीएसटी के सुधारों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जीएसटी रिफॉर्म का जहां तक सवाल है, मैंने पहले भी कहा कि रजिस्ट्रेशन की कमेटी बहुत दिन से इस पर वर्क कर रही थी। टैरिफ तो अभी आया है, उस पर हम लोग मूल्यांकन कर भी रहे हैं, और निश्चित तौर से इससे जो युवा की बात आपने कहा है, अगर आप टैक्स रिफॉर्म होता है, चीज़ें सस्ती होती हैं तो अर्थव्यवस्था पे तो असर पड़ता ही है, प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है, उससे कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, रोज़गार भी सृजित होगा, जिससे भी नौजवानों को कहीं ना कहीं लाभ होगा। इंडस्ट्री के साथ जब बातचीत में वो कौन से मुद्दे थे जीएसटी को लेकर के, सरलीकरण को लेकर के, जो आपके साथ साझा किए गए, और इंडस्ट्री का क्या रुख है इस पूरे रिफॉर्म को लेकर के? देखिए, आज जहाँ तक 3-4 तारीख को काउंसिल के बैठक के बाद से दर्जनों इंडस्ट्री के लोग हमसे आ गए, सब बहुत प्रसन्न हैं, और कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने इसमें सुधार किया है, जो 5 और 18 लेकर के आए हैं, जो 4 रेट था, उससे कहीं ना कहीं लोगों को बिलिंग करने में भी प्रॉब्लम होती थी, जनता को भी समझने में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए कहीं ना कहीं उससे आज पूरी इंडस्ट्री पूरा वेलकम इसकी कर रही है।
माननीय मंत्री जी, ये जो डिमेरिट गुड्स के लिए 40% का वो रखा गया है, उसके पीछे का क्या वो है, और क्या कॉम्पनसेशन सेस के साथ इसको हम जोड़ करके देख सकते हैं? कॉम्पनसेशन सेस का अब क्या होगा, ये थोड़ा सा समझा पाएँ। देखिए, कॉम्पनसेशन सेस एक विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाता है। कंपनसेशन के लिए ही हम लोग सेस लगाए थे, जो कि कानून में है कि 5 साल से ज़्यादा वो नहीं चल सकता है। बीच में कोविड आने के नाते जो हम लोगों को उस समय टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा था, तो हम लोग बैक टू बैक लोन लेकर के, ताकि स्टेट को दिक्कत ना आए, करीब 2,59,000 करोड़ रुपया हम लोग लोन लेकर के उनको पे किए, ताकि स्टेट पे उसका बोझ ना पड़ने पावे। उसके ब्याज को चूँकि लौटाना था, इसलिए 2 साल का उसका समय सीमा जो बढ़ा, जो 31 अक्टूबर तक समाप्त हो रहा है, और इसलिए कॉम्पनसेशन तो 5 साल के बाद 22 में ही समाप्त हो गया, लेकिन चूंकि उसका ब्याज हमें वापस करना था तो 2 साल और वो लगभग 31 अक्टूबर को समाप्त होगा, तो कंपनसेशन सेस तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो आपने सिन गुड की बात किया है, जो आपने सिगरेट पे और मसाला, पान मसाला है, इन चीज़ों पे है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी लोग कम यूज करें, इस नाते भी इसको उसमें रखा जाता है। बहुत सारे लोग ये सोचना चाह रहे हैं कि जो 40% के स्लैब में जो लग्जरी गाड़ियां रखी गई हैं, उनके दाम क्या बढ़ जाएंगे, क्या ऐसी आशंका जताई जा रही है? क्या उसको आपने एनालिसिस किया कि वहाँ पर भी दाम नहीं बढ़ने जा रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड? देखिए, जहाँ तक कंपनसेशन सेस की भी आपने बात किया, लग्जरी गाड़ी के दाम बढ़ने के बाद क्या, छोटी गाड़ियों को तो भारी मात्रा में कमी आने वाली है, और बड़ी गाड़ियों पे भी अगर आप देखें कि आज का रेट देखेंगे, और जब 22 तारीख से अगर आप जब ये जीएसटी न्यू जनरेशन टैक्स लागू होगा, तो उस समय भी लग्जरी गाड़ियों पे भी जो छोटी गाड़ियाँ हैं उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आएगी। माननीय मंत्री जी, अगर आप कुछ अपील करना चाहें दूरदर्शन के माध्यम से, जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जीएसटी रिफॉर्म्स को सफल बनाने के लिए। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता इस चीज़ को समझे और खुद भी अवेयरनेस उसको हम लोग इतना दें आप लोग के माध्यम से, ताकि लोग वहां पर जाकर बात कर सकें। और मैं देश के सभी इंडस्ट्री के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि सरकार ने अगर आपको ये सुविधा दिया है तो इसको आप पास ऑन करें, क्योंकि अगर पास ऑन करेंगे तो आपकी खपत बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो आपका इनकम भी बढ़ेगा। माननीय मंत्री जी, बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो जिस तरह से हम सभी को प्रतीक्षा है 22 सितंबर की, जब ये जीएसटी के जो अगली पीढ़ी के रिफॉर्म्स हैं वो नई दरों के, और जिसमें जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा केवल 2 ही टैक्स स्लैब रखे गए हैं, 5 और 18, जैसे ही लागू होते हैं हर आम खास पर ये सकारात्मक असर डाल रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ कि ये अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देगा। फिलहाल इस विशेष प्रस्तुति में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। तो अगली पीढ़ी के लिए जिस तरह के रिफॉर्म्स जीएसटी में किए गए हैं वो अपने आप में युगांतकारी साबित होंगे आने वाले समय में। और नया साल में बात करते हैं मौसम की। इसी के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।